This conference will now be recorded. IAS2. IAS stand for International Accounting Standard. International Accounting Standard. और इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? इन्वेंट्री। मतलब क्लोजिंग, जो स्टॉक की बात हम करते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है, जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है उसे इन्वेंट्री ही तो कहते हैं। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर इन्वेंट्री के साथ जो कुछ पॉसिबल हो सकता है वो सारा कवर होगा। इन्वेंट्री खरीदेंगे तो क्या करना है, बेचेंगे तो क्या करना है, रिटर्न होगा तो क्या करेंगे, उसके बाद अगर डैमेज हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, कुछ भी इन्वेंट्री के साथ जो कुछ होता है वो सारे का सारा इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर होता है। इस स्टैंडर्ड में इन्वेंट्री से रिलेटेड उसने सारी बातें लिख दी हैं। इस स्टैंडर्ड के अंदर इन्वेंट्री से रिलेटेड उसने सारी बातें लिख दी। ठीक होगी बात। फिर ये स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कहता किसको है? एक तो हमने इन्वेंट्री सीखी है ना कि ऐसी चीज जिसका हमारा बिजनेस होता है या जिसको हम सेल परचेज करते हैं या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड में इसकी दो तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है इन्वेंट्री। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री की दो तरह से इन्वेंट्री को डिफाइन करता है। एक वो कहता है कि रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई डेफिनेशन और बनेगी, और एक मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन और बनेगी। मतलब एक बंदा चीजें खरीद के आगे बेच देता है, वो रिटेलर कहलाता है, और एक बंदा खुद इन्वेंट्री बनाकर बेचता है, उसे मैन्युफैक्चरर कहते हैं। तो दोनों के लिहाज से इन्वेंट्री की डेफिनेशन अलग बनेगी। तो रिटेलर क्या कहता है कि वो चीज जिसको वो खरीद कर बेचता है उसे वो परचेज जिसे हम कहते हैं वो स्टॉक होता है, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है, जो रूटीन का उसका काम है, उसको रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री कहा जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या कहता है इसको? वो कहता है इन्वेंट्री एक एसेट है जो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो किस फॉर्म में कहता है? वो कहता है इन्वेंट्री इज एन एसेट, इन्वेंट्री is an asset held by the business, जो कि बिजनेस के पास होता है, in the form of रॉ मटेरियल। मतलब वो जो रॉ मटेरियल खरीदेगा इन्वेंट्री को बनाने के लिए, उसका वो भी इन्वेंट्री ही कहलाएगा, उसको भी स्टॉक ही कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस, और फिनिश्ड गुड्स। Inventory is an asset held by the business in the form of raw material, work in process, finished goods. रॉ मटेरियल तो मैं आपको बता देता हूँ। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? कि वो चीज जिसके लिए वो चीज रॉ फॉर्म में जिससे हम अपनी इन्वेंट्री बनाते हैं, रॉ मटेरियल कहलाता है। वर्क इन प्रोसेस कौन बताएगा? जो जाग रहा होगा वो बताएगा। तला हाशमी। मेरे भाई अब ना आपको सबको बोलना पड़ेगा, अपने माइक के ऊपर टाकी टूकी फेर लें। अब हर बंदे को जवाब देना होगा। जी तला हाशमी, वर्क प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस जो बना रहे हैं
उनका काम चल रहा है, जो काम चल रहा है। सरमद भाई वर्क इन प्रोसेस के बारे में बताएं। सर वर्किंग प्रोसेस वो होगा जो काम हो रहा है उसके ऊपर, मतलब जो चीज बना रहे हैं उसके लिए जो वर्क हो रहा है उसका वो जो प्रोसेस है उसको वर्किंग प्रोसेस कहेंगे। किसी हद तक ठीक है। साद मुगल, आप बताओगे मेरे भाई कि वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, जो अभी अभी पहुंच रहे हैं वो परेशान ना हो, हमने भी ये टॉपिक अभी अभी स्टार्ट किया है। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोगों ने तो हमेशा लेट आना है। जी मेरे भाई साद मुगल, सो तो नहीं गए हो? सर किसी चीज पर काम हो रहा हो उसको वर्किंग प्रोसेस कहेंगे। पर कोई 100% सही बात नहीं बता रहा। वैसे आप ठीक बता रहे हो, 90% तक ठीक है, लेकिन 10% एक गुंजाइश है, वो बताएगी जवेरिया। जवेरिया का मैसेज है कि रॉ मटेरियल को फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करना वर्क इन प्रोसेस होता है। आयशा ने कहा है कि मैंने बताना। जी आयशा बताएं, ये तो अच्छी बात है। जी आयशा बताएं। सर इसमें हम ऐसे करेंगे जैसे एक फॉर एग्जांपल एक हम मशीन बना रहे हैं, उसके 10 पार्ट्स बनेंगे ना, तो वो डिफरेंट पार्ट्स जो बन रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को कहेंगे वर्क इन प्रोसेस, ताकि उनको मिला के एक प्रॉपर एक मशीन बने। गुड। अच्छा, एक नई चीज मुझे नजर आई है क्लास के अंदर, महाजबीन बताएंगे। महाजबीन अगर आप जाग रही हैं, वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? महाजबीन, मैंने पहले भी कहा है कि बस क्लास में एंटर होके सो नहीं जाया करना। क्लास में अगर एंटर होना है तो फिर प्रॉपर क्लास लेनी है। बिलाल भाई आप बताएं। सर वो मटेरियल जो अभी फिनिश गुड्स में नहीं पहुंचा लेकिन मतलब 50 to 60% यानी कि कुछ हिस्सा कंप्लीट है उसका। ओके हो गया, यही बात मैं सुनना चाहता था। वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल के ऊपर काम होना शुरू हुआ, काम हो रहा है, साल का एंड हो गया, चीज अभी तैयार नहीं हुई, इन प्रोसेस में थी। बाकी सब लोगों ने भी यही कहा, ये नहीं कि उन्होंने कुछ चीजें अलग करके कही हैं। ये नहीं, वर्क इन प्रोसेस होता क्या है मेरे भाई? हमने आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ा, साल का एंड होता है, हमें अपनी बुक्स क्लोज करनी पड़ती हैं, अपने क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ता है, सारा कुछ लिखते हैं, याद है? अब अगर साल का एंड हो गया, आप फर्नीचर बनाते हो, और फर्नीचर लकड़ी एक उसका रॉ मटेरियल है, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी वो सोफे का या टेबल का स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया, लेकिन अभी उसको फिनिशिंग फॉर्म में नहीं डाला। तो वो जो इन प्रोसेस में पड़ा होगा वो भी IS2 कहता है कि आपका स्टॉक है। IS2 क्या कहता है? आपका स्टॉक है। ठीक होगी बात? अच्छा, जो बंदे सोना चाहते हैं ना वो क्लास से फिर चले जाए, जो अभी सोना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारा काम शुरू हुआ, पहला स्टैंडर्ड हम पढ़ने लगे हैं। मैंने अब पहले भी कह दिया कि अगर आप लोग सिर्फ 3 चैप्टर को कंसंट्रेट से पढ़ोगे, सिर्फ 3 चैप्टर को, कौन कौन से? IS2, IS16 और फाइनल अकाउंट, जो हमने पढ़ा है दोबारा पढ़ना है मेरे भाई। इन 3 चैप्टर में से आपका मिनिमम 45 नंबर का पेपर आता है। मतलब इसके 3 क्वेश्चन कंफर्म है। जैसे मौत यकीनी नहीं होती, ऐसे इनमें से 3 क्वेश्चन यकीनी है। मतलब आपका तकरीबन आधा पेपर है। और आप कहते हो जी हमने सो जाना है और रिकॉर्डिंग सुन लेनी है। ठीक, वो मैंने रिकॉर्डिंग सेंड ही नहीं करनी है। अब आ जाओ फिर, ऐसे तो फिर ऐसे से चले जी। तो देखिए जरा कि इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, किसी भी चीज को तैयार करने के लिए जो मटेरियल मंगवाते हैं वो भी आपका इन्वेंट्री कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। जो रॉ मटेरियल तो नहीं है, इन प्रोसेस में है कि रॉ मटेरियल की फॉर्म चेंज हो गई है, लेकिन अभी तक फिनिश गुड्स भी नहीं बनी, चीज तैयार भी नहीं हुई। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के दरमियाने वाली फेज को
वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। और आप कैफ 8 के अंदर जाकर आप इसका प्रॉपर अकाउंट पढ़ोगे, प्रोसेस अकाउंट, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप जाकर पढ़ोगे प्रोसेस अकाउंटिंग, तो उसमें जाकर ये डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब ये है कि चीज अब तैयार हो गई है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपका FAR 1 के सिलेबस में है। मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके FAR 1 के सिलेबस में है कि इन्वेंट्री डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसकी पूरी अकाउंटिंग FAR 1 में है कि इन्वेंट्री इज एन एसेट हेल्ड बाय द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स, और हमारे सिलेबस में है रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब आप इन्वेंट्री खरीदते हो, हम दोबारा फिर इन्वेंट्री पे आ देते, हमसे कहा जाता है कि इन्वेंट्री को मेजर किस चीज पे करना है, मतलब किस वैल्यू पे इन्वेंट्री को लिखते हो आप। क्या जितने का खरीदते हो लिखोगे, या उसके अंदर कोई चीज और भी प्लस माइनस करोगे। तो इसका एक स्लोगन होता है मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। लो मेरे भाई, ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है MCQs में कि इन्वेंट्री को मेजर कैसे करते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लें, अकॉर्डिंग टू IAS 2, according to IAS 2, inventory measured at lower of cost and NRV। ये है इसका। जब भी आपसे कोई ख्वाब में भी पूछे ना कि इन्वेंट्री को किस पे मेजर करना है, तो आपने क्या बोलना है, इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। क्या बोलना है, इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। दिल में बोलो जरा, सारे मिलके दिल में बोलना है, इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। ऊंची आवाज में बोलो, साथ आने जाने वाले बंदे को सुनाई दे, इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। ओके। अब इन्वेंट्री को मेजर करना है, मतलब अपनी बुक्स में लिखना है किसके ऊपर, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। मतलब हमें फिर कॉस्ट और NRV का पता होना चाहिए, हमें कॉस्ट और NRV का पता होना चाहिए। तो दोनों को जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पहले दोनों फाइंड करेंगे, उनमें से जो लोअर होगी उस पे अपनी इन्वेंट्री लिखते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखना चाहिए, कॉस्ट को। कॉस्ट क्या होता है, तो जनाब कॉस्ट फाइंड करने के लिए इन्वेंट्री की कॉस्ट, तो सबसे पहले तो हम आएगा परचेज प्राइस। सबसे पहले क्या आएगा, परचेज प्राइस, कि जितने का आप खरीदोगे या जितने की उसकी प्राइस होगी, लेस एनी ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको कोई सा भी ट्रेड डिस्काउंट मिला है वो माइनस कर दो। कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना, ये बात याद रख ले, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। और मुझे कोई ट्रेड डिस्काउंट की फॉर्म्स बता सकता है? आप कहोगे कि आज सर सोने नहीं दे रहे, कोई मुझे ट्रेड डिस्काउंट की फॉर्म बता सकता है? जी, ट्रेड डिस्काउंट मतलब बार्गेनिंग डिस्काउंट। अगर वो डायरेक्ट कह देता है ना ट्रेड डिस्काउंट, फिर तो ठीक है, बार्गेनिंग डिस्काउंट भी हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। अगर बल्क डिस्काउंट हो तब भी हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है, मतलब ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा, वो भी माइनस करेंगे।
और बार्गेनिंग से अगर आपको डिस्काउंट मिलता है वो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है। अगर किसी की जान पहचान की वजह से मिल जाता है रेफरेंस डिस्काउंट, या वो खुद लिख दे ट्रेड डिस्काउंट, तो ये सारे के सारे ट्रेड डिस्काउंट होते हैं। और अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा और उसके ऊपर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला तो हम उसको माइनस कर देंगे। ओके होगी बात? आगे चलते हैं जी मेरे भाई। परचेज प्राइस में से कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस कर देंगे। अब ऐड क्या करेंगे, ये जरा गौर से चीजें सुनने वाली हैं। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, हाँ जी जनाब, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर देंगे। कोई इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी ऐड कर देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी भी ऐड कर देंगे। और अगर कैरेज इन, पता है ना कैरेज इन किसे कहते हैं? कैरेज इन मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो भी ऐड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए लग रही हैं, कि मतलब होते तो मोस्टली यही है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज इन, यही होते हैं। या एक आप लिख सकते हो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। किसी को पता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट किसे कहते हैं? एनी आइडिया? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट किसे कहते हैं? सर जब हमने किसी को स्टॉक भेजना और हमें खतरा हो गया रास्ते में, स्टॉक खराब ना हो जाए, उसमें नुकसान ना हो जाए, उसके लिए हम एक इंश्योरेंस करवाते हैं, उसे कहते हैं इंश्योरेंस ट्रांजिट। हाँ जी, अब सुने, अब तो मेरी बात भी सुन लें। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का लफ्जी मतलब ये होता है कि अगर आपने स्टॉक खरीदा किसी जगह से और अपनी बिल्डिंग तक या अपनी आउटलेट तक या अपने गोदाम तक लाने के लिए, कि अगर आपको डाउट है कि डैमेज या चोरी ना हो जाए, तो आप उसकी यानी इंश्योरेंस करवा लेते हो, उसे कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। उसे क्या कहते हैं? एक इंश्योरेंस होती है नॉर्मल इंश्योरेंस, वो हमारा अदर एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक की इन ट्रांजिट में, जैसे आपने अपनी इन्वेंट्री मंगवाई है कराची से, और आप कहते हो कराची से लाहौर आने तक कोई इश्यू ना हो जाए, तो इसलिए आप इसको इंश्योरेंस करवा लेते हो, उसे कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। उसे क्या कहते हैं? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। बात समझ लगी? या अगर आप बाहर के मुल्क से मंगवाते हो कोई चीज तो आप इंश्योरेंस करवा लेते हो, लेकिन आप जब आपके पास चीज पहुंच आए उसके बाद की इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं होती। ओके होगी बात? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ओके है? उसके बाद अभी मुझे एक मैसेज मिला है कि सर ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए तो माइनस कर दिया ना। अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस ना करता तो वो तो कैलकुलेशन के अंदर आ जाता और उसको हम रिकॉर्डिंग में लिख देते इन्वेंट्री की जगह। निकालने का मकसद ये होता है कि ट्रेड डिस्काउंट, हम अगर एक चीज 1 लाख की है, उसके ऊपर 10,000 का डिस्काउंट मिला है, तो हमने ये नहीं लिखना कि 1 लाख की चीज है और 10,000 किसी और जगह पर लिखना है, नहीं, बल्कि हम उस 1 लाख में से 10,000 माइनस करके लिख देंगे,
तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इसलिए तो माइनस हो रहा है। अगर मैं ये माइनस ना करता तो वो इसके अंदर मौजूद रहता, और अगर कोई हो तो तब माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। नॉर्मली तो कॉस्ट वो बता देता है, मतलब जितने की उसकी लिस्ट प्राइस है स्टॉक की, अगर उसके ऊपर कोई ट्रेड डिस्काउंट है, ऑलरेडी माइनस किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन उसने माइनस नहीं किया हो तो हम माइनस कर देंगे। कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्स अगर उसने बताया हुआ वो ऐड कर देंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी जिसके साथ भी लग जाए वो ड्यूटी ही होती है, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, वो भी ऐड कर देते हैं। उसको लाने का जो एक्सपेंस आता है, आपको याद होगा हम परचेजेस में ऐड करते हैं, ऐड कर देते हैं, या इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, तब जाकर ये आपके पास आएगी कॉस्ट। ओके की बात, ये आपके पास क्या चीज आ जाएगी, कॉस्ट। अच्छा, अब ये भी होता है कभी कभी कि क्वेश्चन करते हुए ऐसी कोई चीज आ जाती है, हमें लगता है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर देनी चाहिए, हालांकि उसे नहीं करना होता। तो आप लिख ले नोट देके, यहां पर नोट लिखें, फॉलोइंग कॉस्ट नॉट recorded in the cost of an inventory। अभी जो मैं बताने लगा हूं, ये कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज, मतलब स्टॉक चोरी हो गया, आप स्टॉक की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। एबनॉर्मली अगर कोई लॉस हो गया तो आप उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट, तो पता है स्टोरेज कॉस्ट किसे कहते हैं? इन्वेंट्री को स्टोर कर दिया। अब एक बात सुने जरा ध्यान से, वैसे वो FR1 की बात है, रॉ मटेरियल को स्टोर करोगे तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होता है। अगर रॉ मटेरियल को स्टोर करोगे तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और अगर फिनिश्ड गुड्स को, चीज तैयार हुई को स्टोर करोगे तो वो अदर एक्सपेंस में लिखते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। वो अदर एक्सपेंस में तो लिख देते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। फिर रिफंडेबल टैक्सेस भी ऐड नहीं करते। रिफंडेबल टैक्सेस जिसका दूसरा नाम है एडजस्टेबल टैक्सेस। एडजस्टेबल टैक्सेस भी ऐड नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं। कैश डिस्काउंट भी कंसीडर नहीं करते। कैश डिस्काउंट का लफ्जी मतलब क्या है भला? कैश डिस्काउंट का लफ्जी मतलब यह है कि आपने उसको जल्दी पेमेंट कर दी, तो ये तो अर्ली पेमेंट पे होता है या ये सेटलमेंट पे होता है, इन्वेंट्री के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। कैश डिस्काउंट को भी कंसीडर नहीं करते। ओके की बात। उसके बाद एक कभी कभी वो कहता है सेल प्रमोशन कॉस्ट, जिसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं। सेल प्रमोशन कॉस्ट या एडवर्टीजमेंट, ये भी कॉस्ट ऐड नहीं करते। वो बात समझ लगी ना? एबनॉर्मल वेस्टेज या स्टोरेज कॉस्ट या रिफंडेबल टैक्सेस या कैश डिस्काउंट आ जाए या सेल प्रमोशन आ जाए, ये कॉस्ट ऐड नहीं करते। तो अब जरा ध्यान से सुनना है आपने दोबारा ये बातें, और वो चीजें, कुछ चीजें आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं, उसको भी मैं लिंक करवाता हूं कि अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं। जितने का खरीदा, लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, ऐड कर दिया नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज इन और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। कैरेज आउट नहीं ऐड करते, कैरेज इन ऐड करते हैं। आपको पता है इन सबको का नाम भी एक होता है,
इसे कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कहते हैं इसे? प्रोडक्शन कॉस्ट। ये आप लोगों ने क्यूएम में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है और ये एसेट की, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाती हैं चीजें, और ये जो चीजें हैं ये कहलाती हैं पीरियड कॉस्ट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर लिखते हैं, या कोई और जो हेड बनता है इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। तो जनाब पहला काम हमारा पूरा हो गया कि जब भी किसी स्टॉक को लिखना है सबसे पहले दो चीजें देखनी है, उसकी कॉस्ट और उसकी एनआरवी, और उनमें से जो लोअर होगी हम उस पे लिख देंगे, उनमें से जो लोअर होगी हम उस पे लिखेंगे। तो आ जाए जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर एनआरवी किसे कहते हैं? एनआरवी स्टैंड फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। अगर मैं इसको बिल्कुल देसी अंदाज में बताऊं तो ये होती है सेल वैल्यू। फिर लिखा हुआ है साथ वर्ड नेट, साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है? नेट। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब कोई बताएगा? फिर ये रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है सेल वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया। अब कोई मुझे बताए नेट रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब है? अगर कोई सेल डिस्काउंट वगैरह है तो वो लेस करके जो नेट वैल्यू आएगी वो लेंगे। जो सेल डिस्काउंट आएगा, ठीक हो गया। और कोई बंदा बताए? और कोई बंदा? कोई बंदा नहीं बताएगा? अब सुने, सेल वैल्यू माइनस अगर सेल करते वक्त कोई एक्सपेंस आ गया, किसी को कमीशन देना पड़ गया, या आप सपोज दैट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने अपनी चीज जाकर एक मंडी में बेचनी है, तो मंडी पर ले जाने का जो एक्सपेंस होगा जिसे आप कैरेज आउट कहोगे, वो भी सेल एक्सपेंस है। तो नेट कर देंगे सेल वैल्यू में से। मतलब कि अगर आपको सेल करने के ऊपर कोई खर्चा आ गया है तो वो सेल वैल्यू में से माइनस कर देंगे, राइट? तो एनआरवी की अब डेफिनेशन लिखें जरा। इट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर सेल वैल्यू। It is expected future sale value less any selling expenses या any other expenses incurred to make, या बल्कि मेक की बजाय टू ब्रिंग इनटू सेलेबल कंडीशन। पहले ये लिखें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर सेल वैल्यू या सेलिंग प्राइस। इट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर सेलिंग प्राइस या सेल वैल्यू लेस एनी सेलिंग एक्सपेंसेस, या उसको सेल करने पे कोई खर्चा आ गया, या एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर टू ब्रिंग देम इनटू, लिख लें, ब्रिंग देम इनटू सेलेबल कंडीशन, कि उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए कोई सेलिंग एक्सपेंस आया या कोई और खर्चा आया, वो उसकी एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड फ्यूचर सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं, उसे हम कहते हैं एनआरवी। अब सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है ये एनआरवी का, तो हमने सीखना है, और सीखने के लिए भी आपको थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी आपकी। मैं ये तो डेफिनेशन की तक तो ठीक है, लेकिन मेन प्रैक्टिकली हमने सीखना है, तो वो सीखें जरा जी। सबसे पहले आसान सी बात और छोटी सी बात कि जनाब कि सपोज दैट आपने एक चीज खरीदी या बेचनी है, आपके पास एक चीज है 500 रुपए की, उसकी सेल वैल्यू है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा ये चीज हमारे पास मौजूद है, ये चीज बिक चुकी है, बिकनी है या बिक चुकी है? बताया जरा, एनआरवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। ये वैल्यू सेल हो चुकी है, ये चीज 500 रुपए वाली, या सेल होनी है 500 में? तो बोलो यार, सोई रहते हो। पर सेल होनी है। ये अभी सेल होनी है। भला क्यों? क्योंकि एनआरवी की डेफिनेशन है इट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो एक बात याद रखें, अगर कोई चीज बिक जाए तो कभी उसकी एनआरवी का जिक्र नहीं करना। ये वो चीज होती है जो हमारे पास मौजूद होती है, हमने उसको लिखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लिखना होता है। अब जरा सुने, ये चीज 500 की सेल हो सकती है, और हमें ये लगता है कि इसको सेल करने के ऊपर ना हमारे कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, यानी अगर हम इससे सेल करते हैं ना, हमें फ्यूचर में सेल कमीशन देना पड़ सकता है, और वो कमीशन है 10 रुपए। तो आपको पता है उसकी एनआरवी क्या होगी फिर? 490, सेल वैल्यू लेस एनी सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल वैल्यू माइनस, तो हम कहेंगे कि जनाब उसकी एनआरवी 490 है। उसकी एनआरवी क्या है? 490, राइट? अब जरा ध्यान से बातें सुनने, पहले मैं एनआरवी सिखाऊंगा, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं एक चीज है, उसकी है सेल वैल्यू, सेल वैल्यू है जनाब उसकी 1000, ये चीज डैमेज हो गई है, ये चीज डैमेज हो गई है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये चीज डैमेज हो गई है, अब इसको बेचने के लिए इसको रिपेयर करवाना पड़ गया, और रिपेयर पे खर्चा आ गया 200। अब भी ये 1000 रुपए की नहीं बिकेगी। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ₹800। मुझे कोई एनआरवी बताए इसकी जल्दी से। जल्दी से। आंसर आए 3, 600, 800 और 400। अब सुने जरा, एनआरवी कहते किसे हैं? फ्यूचर में ये कितने की बिकेगी, और उसको बेचने के लिए अगर कोई एक्सपेंस आए तो वो माइनस करने हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एनी सेलिंग एक्सपेंसेस, या कोई और एक्सपेंसेस जो उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए इनकर्ड हुए हैं। तो अब जरा गौर फरमाएं, एक चीज 1000 रुपए में बिकती थी, डैमेज हो गई, अब वो उसको रिपेयर करवाया तो 200 रुपया लग गया।
फिर भी वो 1000 की नहीं बिकेगी, अब वो 800 की बिक सकती है, तो इसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 1000 नहीं है बल्कि 800 है, और 800 तक भी 200 रुपए का एक्सपेंस आ चुका है, तो हमारी और तुम्हारी एनआरवी 600 है। एनआरवी कितनी है जैद भाई? 600 है। ओके होगी बात? ओके होगी बात? फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एनी सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। सबसे पहले हमने सीखा कॉस्ट के, कॉस्ट को कैसे फाइंड किया जाता है, फिर अब हम सीख रहे हैं एनआरवी। ओके होगी बात? नेक्स्ट आ जाएं। एनआरवी को सीखने के लिए, क्योंकि आगे हमें ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसको पहले सीख लेते हैं, और ये आपको पहले भी पता है। एनआरवी के अंदर, यानी इसके बाद पे क्वेश्चन हम इसके कल करेंगे, आज सिर्फ 3 चीजें सीखते हैं। कॉस्ट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, और एनआरवी क्या चीज होती है, और एक और चीज सीखनी है कि कॉस्ट से सेल या सेल से कॉस्ट कैसे फाइंड होती है। ये क्यूएम का कॉन्सेप्ट है आपका। कॉस्ट से सेल या सेल से कॉस्ट कैसे फाइंड होती है। अब जरा ध्यान से देखें, अगर एक चीज मैंने 400 रुपए की खरीदी, तो ये मेरी कॉस्ट है, और उसको मैंने 700 का बेचा, ये मेरी सेल है, और इसके ऊपर 300 का मुझे प्रॉफिट है। हम इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। इसे बोलते हैं सीपीएस। क्या बोलते हैं? सीपीएस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये आपका आज बढ़ा जाएगा, और आपका अकाउंटिंग के अंदर कभी भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सीपीएस स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट, में प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपके पास सेल बन जाती है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपके पास सेल बन जाती है। लेकिन ये जो आपका प्रॉफिट है, ये होता है परसेंटेज पे। कभी परसेंटेज होती है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और कभी होता है प्रॉफिट ऑन सेल। मतलब वो कहता है 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, या कभी वो कहता है 10% प्रॉफिट ऑन सेल है। कभी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है, कभी प्रॉफिट ऑन सेल होता है। तो अकाउंटिंग की दुनिया में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को मार्कअप बोला जाता है। अगर साइलेंट हो तो मार्कअप बताया जाए तो हम उसे कहते हैं वो है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और अगर मार्जिन बोला जाए, अगर मार्जिन बोला जाए, मार्जिन बोला जाए तो मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल। दोबारा सुने, मार्कअप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और मार्जिन प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस सीपीएस को इस्तेमाल करके आपको आगे जिंदगी में कई दफा ये मामला पड़ेंगे, तो आज सुन लो गौर से और याद रख लो कि अगर सेल गिवन हो, उससे कॉस्ट फाइंड करनी हो या कॉस्ट से सेल फाइंड करनी हो, पहले रफ वर्किंग करेंगे और उसके बाद दिमाग में एक फार्मूला बनाएंगे। तो सुने जनाब, मैं एक सवाल लिखता हूं, ये आपने किया हुआ पहले। कॉस्ट मेरे पास है 4000 और प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, फाइंड सेल वैल्यू। वैसे तो इसके कई मेथड है, लेकिन मैं आपको वो मेथड बताने लगा हूं जो सबसे शॉर्टकट रिलायबल है, लेकिन उसको सीखने पे आपके 2 या 3 मिनट या 5 मिनट लग सकते हैं। तो इसलिए सीखने की कोशिश करनी है। जब भी आपको
प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, सेल से कॉस्ट या कॉस्ट से सेल फाइंड करनी हो, तो सबसे पहले आपने सीपीएस बना लेना है। क्या बना लेना है? सीपीएस। इस दो चीजों में से आपने किसी एक चीज को 100 पुट करना है, या सेल को 100 पुट करना है या कॉस्ट को 100 पुट करना है। आपको ये 100 किसको पुट करना है वो आपको बताएंगे ये प्रॉफिट की परसेंटेज। जरा बोलो क्या लिखा हुआ है? 20% प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट, 20% प्रॉफिट ऑफ। तो मेरे भाई अगर प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट हो तो कॉस्ट को 100 रख लेना, अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेल की हो तो सेल को 100 रख लेना। बाकी इक्वेशन आपने कंप्लीट करनी है। अब लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट मेरे पास 100 रखूंगा मैं, और प्रॉफिट जी परसेंटेज है 20। और अगर अल्लाह के बंदो देखो तो सही, कॉस्ट को मैंने 100 रखा ना, और फिर मैंने लिखा कि 20% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट है, तो 100 का मैंने 20% लिया तो 20 आना है, इज इक्वल टू 120। ये आपने इक्वेशन बनानी है, इसको ये होती है परसेंटेज की इक्वेशन, और हम इसे बोलते हैं सीपीएस, है ये परसेंटेज की इक्वेशन। अब जरा ध्यान से सारे मेरी तरफ देखो, इधर इधर मेरी तरफ देखें जरा। 4000 आपके पास कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट को कॉस्ट की परसेंटेज पे डिवाइड कर दो, कॉस्ट को कॉस्ट की परसेंटेज पे डिवाइड कर दो। डिवाइड किसको करते हैं? अगर सेल होता तो सेल की परसेंटेज पे डिवाइड करते, कॉस्ट हो तो कॉस्ट की परसेंटेज पे डिवाइड करते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज स्टैंड फॉर जो फाइंड करना है, ये परसेंटेज है। आपने फाइंड करना है सेल वैल्यू, तो 120 से मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, आपके पास सेल वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या कि आपको 4000 कॉस्ट गिवन थी, कॉस्ट को कॉस्ट पे डिवाइड किया हमने, और सेल वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? 4800। बाकी तो प्रॉफिट फाइंड करना है, वो तो फाइंड हो जाएगा, 4800 और 4000 का डिफरेंस। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन लिखें, बल्कि 3 क्वेश्चन मैंने आपसे करवाने हैं, और यही आपने बिल्कुल इसी फॉर्मेट में करना है ताकि आपको ये फॉर्मेट याद हो जाए, और फिर उसके बाद हम काम करते रहेंगे ऐसा ऐसा। तो जनाब लिखे, जरा सवाल लिखें, इफ सेल इज ₹8,000, प्रॉफिट इज 20% मार्जिन, फाइंड कॉस्ट। जल्दी से मेरे भाई मुझे कॉस्ट फाइंड करके दे, लेकिन ये मेथड से करना है, डायरेक्ट नहीं करना। डायरेक्ट करने से अवॉइड करना है। प्रॉपर इस मेथड से करना है ताकि हमें आइडिया हो जाए। जी, शुएब का आंसर कुछ और है और बाकी लोगों का आंसर कुछ और है। जैद भाई, जो आप मुझे बात मैसेज में बता रहे हो वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस बात के लिए अब इसलिए कुछ चीजें हमने आपको बतानी है, वो सीखो। अभी जिस तरह से हम बता रहे हैं वैसे आपने सीखना है। ओके की बात। तो बहुत सारे लोगों का 6400 आंसर आ रहा है, लेकिन एक बंदे का आंसर डिफरेंट है, वो देख लेते हैं। जी जनाब, आ जाए जरा।
सबसे पहले ये सीपीएस बनाओ, सीपीएस, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। 20% मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। तो जनाब सेल को 100 रखेंगे, इसका 20% ले लेंगे और कॉस्ट इस हिसाब से 80 आ जाएगी, कॉस्ट इस हिसाब से 80 आ जाएगी। अब मेरे पास ये 8000 सेल है, 8000 को मैं सेल पे डिवाइड करूंगा परसेंटेज में से और मल्टीप्लाई करूंगा रिक्वायर्ड से और कॉस्ट से, क्योंकि मुझे कॉस्ट चाहिए। तो ये मेरे पास आ रहा है 6400। ओके होगी बात। अब जरा ध्यान से देखना, अब अगला क्वेश्चन वो आपने ध्यान से देखना है। इफ कॉस्ट इज ₹12,000, profit margin is 10%, find sale। जी मेरे भाई, अब मुझे सवाल में से देखते हैं कौन ठीक करता है, जल्दी से इसमें से सेल वैल्यू फाइंड करके दे। जी जनाब, 1333 आ रहा है और एक बंदे का आ रहा है 1320। देखते हैं किसका ठीक है। तलहा अफजाल, आज लगता है तुझे काम करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी कर लेते हैं, अच्छा होता है सेहत के लिए, और आइंदा हमें काम करना ही पड़ेगा। जी रीबा, आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? रिदा, अमन, बेटा आप लोग भी अपना आंसर भेजो। अहमद जी 13333। चले देखते हैं, लेट्स सी। अब जरा गौर से तला भाई, गौर से। सबसे पहले सीपीएस बनाते हैं। ये सिर्फ कमजोर दिल के लोगों के लिए सीपीएस होता है, वरना ये दिमाग में कैलकुलेशन चल जाती है। कहता है मार्जिन इज 10%। मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन सेल, और जिसके ऊपर प्रॉफिट पर बेस कर रही है वो उसको 100 रखते हैं और 10 है और ये आ जाएगा 90। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो पहले तो अपनी इक्वेशन वेरीफाई करो। इक्वेशन ओके है आपकी? इक्वेशन के बाद आप देखोगे मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना है। इक्वेशन के बाद कि 1200 को डिवाइड करना है, ये कॉस्ट है तो कॉस्ट पे डिवाइड करना। अब देखें जो अमाउंट गिवन है वो सेल है तो सेल परसेंटेज पे डिवाइड करो, कॉस्ट है तो कॉस्ट परसेंटेज पे, और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज पे। यानी जो वैल्यू गिवन है उसको अपनी ही परसेंटेज पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज से, जो आपको चीज रिक्वायर्ड है। अब 1200 को 90 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1333.33। वो बात समझ लगी? चले, नहीं भी समझ लगी तो खैर है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड करूंगा फ्री होके, क्योंकि अभी मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया। तो वो आपने करने हैं इस सीपीएस के, और आपने गूगल क्या करना है, गूगल में आपने एनआरवी पहले लिखना है, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और वहां पर आएगा लोअर ऑफ कॉस्ट,
एंड एनआरवी। फिर आपने देखना है कॉस्ट में क्या क्या आता है और एनआरवी में क्या क्या आता है। बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन हमारे सिलेबस में थोड़ी सी हैं जो मैंने आपको बता दी है। ठीक हो गया। और कल इंशाल्लाह आपको मैंने कोई 5-6 क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। ठीक है मेरे भाई? ओके जी। सर ये स्टार्ट में रिटेलर वाला पोर्शन दिखाइएगा, कौन सा? टाइम चेंज कर स्क्रीनशॉट लेकर। स्टार्ट कौन सा? रिटेलर और मैन्युफैक्चरर वाला। अच्छा अच्छा। और रिटेलर मतलब जो चीज खरीद के आके बेचता है, और मैन्युफैक्चरर का मतलब है जो खुद बनाकर बेचता है। ठीक है ना? ठीक सर। बस ठीक है। चलिए इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। और ठीक आप ना आ जाया करो, मेरी भी कोशिश यही होगी कि मैं 9 बजे कर दे और आप भी जल्दी आ जाए। जी। हेलो जी जी। जी, टाइम चेंज कर दें, 9 बजे नहीं, ठीक 11 बजे कर दें चले। वो अहमद कल भाई को मेरी सोना भी होता अहमद यस भाई सर, रमजान में इतनी जल्दी नहीं उठा जाता। और रमजान में तो बंदा सहरी के टाइम उठा होता है। है जी। क्यों रोजेदारों को यही तंग तो करना आपने? सर यही तो मसला, सहरी के वक्त उठा होता है, इसलिए इस वक्त नहीं उठ सकते जल्दी। अल्लाह अकबर। आप लोग ना पुठे मुसलमान हो गए हो। मुसलमान सर क्लासेस के सर यहाँ लाकी ऐसे क्लास करें और सर जैसे इको के क्लास, तो फिर इतना इकट्ठे क्लासेस इकट्ठे कर कर लें दे तीनों सर क्लास। सारे। अभी तो रमजान है, नमाज भी पढ़नी होती है। हाँ, अब इबादत 12 किया करता है। ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज।